नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो बिहार में क्योंकि ये चुनावी साल है तो सियासी भूचाल मचा हुआ है। हर दिन या हम कह सकते हैं हर घंटे किसी न किसी का ऐसा बयान आता है जिसको लेकर सियासी हलचल तेज हो जाती है। आज बिहार में नीतीश सरकार का इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट पेश किया गया। बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि इस बजट में क्योंकि ये चुनावी साल है और आखिरी बजट है, उनको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन बिहार के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा, उनके हाथ बिल्कुल खाली रहे। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर तीखा प्रहार किया है और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि ना तो जिस तरह से लगातार पेपर लीक हुए या नौकरियों की बात, क्योंकि बेरोजगारी में नंबर 1 बिहार है, ऐसे में इस तरह की किसी भी चीज को लेकर कोई बात नहीं की गई कि आने वाले वक्त में अगर सरकार बनती है तो क्या किया जाएगा नौकरियों को लेकर, बेरोजगारी को दूर करने को लेकर, या फिर जिस तरह से पेपर लीक के मामले थे इस सब को लेकर। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और तेजस्वी यादव का कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी सी वोटर का जो हाल ही में सर्वे आया उसमें यह बताया गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी में जमीन आसमान का फर्क देखने के लिए मिल रहा है। और ये तब है जब अभी 7-8 महीने के करीब बिहार के इलेक्शन में है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र यानी तेजस्वी यादव की उम्र सिर्फ 36 साल है और अभी उनके लिए पूरी की पूरी सियासी पारी खेलना उनके लिए बाकी है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के लिए ने कहा कि उनकी उम्र 75 साल है, यानी कि वो अपनी सियासी पारी खेल चुके हैं। और एक तरह से उन्होंने कटाक्ष करते हुए 20 साल की सरकार को खटारा सरकार भी उन्होंने कह डाला। वहीं दूसरी तरफ वो निशांत कुमार को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और निशांत कुमार को राजनीति में आने के लिए वेलकम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रोत्साहित कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो नीतीश कुमार के लिए ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति अब बस हो चुकी, उनका वक्त पूरा हो चुका है, उन्हें जितनी राजनीतिक पारी अपनी खेलनी थी वो खेल चुके हैं, अब उनके रिटायर होने का वक्त हो गया है और अब वो रिटायर हो जाएं और एक तरह से उन्हें खटारा गाड़ी से एक तरह से वो कंपेयर करते हुए उसको नजर आए। लेकिन वहीं निशांत कुमार को ऑफर देना वो नहीं भूले और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए, वो हमारे छोटे भाई हैं और उनका वेलकम है। और अगर निशांत कुमार राजनीति में आते हैं और जेडीयू की कमान को वो संभालते हैं तो जेडीयू जिंदा रहेगी, वरना भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के दो फाड़ कर देगी। ये भी लगातार उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि दिल्ली में बैठकर बिहार की सरकार को चलाया जा रहा है और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमने देखा है कि कैसे बिहार में के जो ज्यादातर एमपीज हैं, जो जेडीयू के ज्यादातर एमपीज हैं, 12 जो हैं, उनमें से ज्यादातर वो बीजेपी के संपर्क में है। ये क्लेम किया जाता रहा है कि 9 से के करीब या 9 से ज्यादा बल्कि सांसद ये बताए जाते रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और किसी भी वक्त वो पाला बदल सकते हैं। नीतीश कुमार को भी बखूबी पता चल रहा है कि उनकी पार्टी को बिल्कुल महाराष्ट्र की तर्ज पर किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है और ये उनके नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जाए लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। अब इसमें चिराग पासवान जो है उनकी एंट्री हो गई है। चिराग पासवान ने न सिर्फ पहली बार हम कह सकते हैं एक तरह से जातिगत जनगणना का खुल के उन्होंने समर्थन किया है, यानी कि राहुल गांधी के साथ एक तरह से वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो अभी बीजेपी ने भी नहीं कहा है, जो क्योंकि वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और बीजेपी ने भी अभी तक ये नहीं कहा है कि नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश कुमार के और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि उन्हीं के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और नीतीश कुमार ही एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी कि बीजेपी से इतर आगे बढ़ते हुए वो एक अलग लाइन लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीतनराम मांझी ने आपको बताया कि अभी दलित समागम कार्यक्रम किया था जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे, सम्राट चौधरी भी वहां पर थे और नीतीश कुमार हालांकि सिर्फ वहां पर 15 सेकंड पहुंचे, धन्यवाद दिया और अपनी बात कहकर वहां से निकल लिए। लेकिन वहां पर जीतनराम मांझी ने दलितों को एक तरह से मैसेज दिया और ये कहा कि अगर वो कटेंगे
तो बटेंगे। यानी कि दलितों को कहीं ना कहीं अपनी तरफ लाने की जो उनकी कोशिश है और एक मैसेज देने की कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन बीजेपी को भी एक उन्होंने मैसेज दे दिया, क्योंकि बाकायदा तौर पर उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और ये बताने की कोशिश की कि हमें कम आंकने की किसी भी कीमत पर कोशिश ना की जाए। तो बीजेपी लगातार जिस तरह से अपने तेवर दिखा रही है, अभी नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, अमित शाह का बयान आपको याद ही होगा कि, और इसके अलावा बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनका भी आपको बयान याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा करना है और बिहार में अपने दम पर बीजेपी को सरकार बनानी है। पीके को खड़ा कर दिया गया ताकि जो वोट है नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं उसमें भेद किया जा सके, लेकिन वो जो पूरा का पूरा एक साजिश के तहत जो पूरी की पूरी एक रची गई थी, हम कह सकते हैं कि पीके को खड़ा किया गया था, वो भी पूरी तरीके से बिहार में वो फॉर्मूला तो फेल हो गया। अब ऐसे में जो भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी जो खेल करने की कोशिश वहां पर कर रही है, वो खेल उसका पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीधे के सीधे तौर पर जीता जाता एग्जाम्पल महाराष्ट्र का मौजूद है। अभी आपको पता ही होगा कि एकनाथ शिंदे लगातार नाराज चल रहे हैं। एकनाथ शिंदे को लेकर यह खबर आई, सामना में छपी कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की है, अमित शाह से ये कहा है कि उनका किस तरह से उनका डिमोशन किया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, और एक तरह की जो कोल्ड वॉर चल रही है फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में, वो किसी से छिपी नहीं है। और ऐसे में ये बताया गया सामना की खबर के हवाले से कि एकनाथ शिंदे को यह कहा गया है कि वो अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कर लें, उसको शामिल कर लें, और तब शायद उनकी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यानी कि पहले शिवसेना को तोड़ा गया, तोड़कर दो हिस्से किए गए, उसके बाद एकनाथ शिंदे को भी निपटाने में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब लगी हुई है। ऐसे में नीतीश कुमार को भी यह पता है कि उनको भी निपटाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है, इसीलिए अब एक तरह से वो उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया है। ये नहीं कह सकते कि ऑफिशियली लॉन्च किया है, लेकिन अब तक जो पूरी तरीके से खबरों से नदारद रहते थे, किसी भी तरीके से सियासी किसी भी बयानबाजी से दूर रहते थे, अब वो अपने पिता की पोजीशन को असर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एनडीए को ना सिर्फ उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, बड़े भाई की भूमिका में बात कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं ये नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन हम आपको ये भी बता दें इसके साथ साथ कि 20 साल से, लगभग 19-20 साल से उनकी सरकार है। 17 महीने उन्होंने जेडीयू आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर भी सरकार उन्होंने जिस तरह से बनाई नीतीश कुमार ने, अब नीतीश कुमार को ये भली भांति पता चल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी बड़े पैमाने पर है और इस बार भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ ले, इस बार बिहार में उसकी दाल नहीं गलने वाली है। क्योंकि पिछली बार की भी बात कर ले तो तेजस्वी यादव की पार्टी यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी और वोट परसेंटेज में भी 0.3% का फर्क था, और इसीलिए कृष्णा अल्लवरू कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए हैं बिहार के, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 12,000 वोटों का अंतर था। अगर 12,000 वोट क्या होते हैं, हम अगर ये अंतर ना होता तो हम पिछली बार भी यानी कि 2020 में भी सरकार बना लेते। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक तरह की चुनावी मशीन बन चुकी है, दिल्ली में चुनाव बस खत्म ही हुआ है, सरकार बनाई है, फौरन बिहार की तैयारियां उसने शुरू कर दी हैं, क्योंकि हिंदी पट्टी का दूसरा सबसे बड़ा राज्य वो किसी भी कीमत पर हथियाना चाहती है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर बिहार में उसकी सरकार नहीं बनी तो एक तो इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा, और दूसरी तरफ जो दो बैसाखियां हैं, वो दो बैसाखियों में से एक बैसाखी जाहिर सी बात है पलटी मारने में उन्हें फिर वक्त नहीं लगेगा, और दूसरी बात तो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरीके से गिरने की कगार पर आ सकती है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए उसने अभी से ही तमाम तरह की अपनी जो रणनीति है वो तैयार करनी शुरू कर दी। अब आप देखेंगे कि लिट्टी चोखा खाते हुए आपको बहुत प्रधानमंत्री नजर आएंगे, ऐसा हो सकता है ये कहना था लालू प्रसाद यादव का। मधुबनी पेंटिंग की वो बात करेंगे, उसके कपड़े पहने हुए वो नजर आ सकते हैं, और सिर्फ बिहार ही बिहार अब आपको बीजेपी की राजनीति में नजर आएगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है, तेजस्वी किस पोजीशन में फिलहाल नजर आ रहे हैं, महागठबंधन की क्या पोजीशन है, आज जो बजट पेश हुआ है क्या वाकई में बिहार की जनता को कुछ इससे मिला है, और पूरी बिहार की राजनीति और निशांत उसमें कहां खड़े हुए नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं जिनसे इस पूरे मामले की हम चर्चा करेंगे, इस पर हम बात करेंगे।
आप देख सकते हैं मेरे साथ आनंद कुमार जी हैं। बिहार और झारखंड के देश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। आनंद जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी सीनियर जर्नलिस्ट, जाना माना चेहरा, मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। ओमकारेश्वर जी बहुत स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। शुरुआत में आनंद जी आपसे करना चाहूंगी। आज बजट तो पेश हुआ, लेकिन तेजस्वी जिस तरह से कहा कि खाली हाथ ही रहे, ना बेरोजगारी की कोई बात हुई, ना ही पेपर लीक को लेकर कुछ कहा गया। बजट की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन बिहार की सियासत में फिलहाल क्या चल रहा है? सी वोटर का जो ताजा सर्वे आया, उससे एक तरह से भूचाल मच गया, जहां पर नीतीश और तेजस्वी का जो ग्राफ है उसमें जमीन आसमान का फर्क देखा जा रहा है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? क्या वाकई में आपको लगता है नीतीश कुमार की सियासत अब खत्म हो गई है? ये आखिरी पारी है उनकी, वो जैसे तैसे खेल रहे हैं? क्या आपको लगता है निशांत की एंट्री हो सकती है? और तेजस्वी ने जो कहा कि मेरी उम्र सिर्फ 36 है और वो 75 के हैं, मेरे आगे तो अभी पूरी जिंदगी है। हालांकि जिंदगी का किसी का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सही है, और नीतीश की आखिरी पारी है इसमें भी कोई संदेह नहीं है, क्योंकि 75 साल उनकी उम्र हो गई है। सवाल यह है कि नीतीश को खारिज करके कोई चल नहीं सकता है बिहार में, ये बात हकीकत है, क्योंकि भाजपा भी नहीं चल सकती है और आरजेडी भी नहीं चल सकता है। तेजस्वी बार बार नीतीश पर हमले जरूर करते हैं, लेकिन जब भी आप लालू से बात करिए तो लालू प्रसाद का यही कहना है कि वो अभी भी आ जाएं, हमारे पुराने साथी रहे हैं। तो एक तरह से ये एक गेम चल रहा है जिसमें नीतीश कुमार केंद्र में है। और अब नीतीश कुमार को जैसा हम लोग जानते हैं, वो और जिस तरह की परिस्थितियां एनडीए के साथ बन रही हैं, उनकी चुनाव तक वे रहेंगे, भाजपा उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट कर दे, ये भी एक दो दिन में हो सकता हो जाए, लेकिन ये चलेगा नहीं। चुनाव में अगर भाजपा को या एनडीए को बहुमत मिलता है तो भी ये गठबंधन टूटेगा, नीतीश पलटी मारेंगे, और अगर नहीं तो उसके पहले भी ये खेल हो सकता है। तो कुल मिलाकर सारा मामला नीतीश कुमार के ही ऊपर निर्भर करता है। भाजपा इस खेल में कमजोर कड़ी इसलिए भी है क्योंकि उसके पास कोई चेहरा नहीं है। इस बात को आरजेडी के नेता भी कहते रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई चेहरा अभी तक बिहार में एक ऐसा नहीं है जिसको आगे खड़ा करके वो चुनाव लड़ ले। दूसरी तरफ जनाधार की बात करेंगे तो उसके पास एक जो ओबीसी में जो वैश्य वोटर है और अगड़ा अगड़ी जाति के लोग हैं, तो ये उसका कोर वोटर है। और उसके साथ नीतीश कुमार का जो एक उनका जो अपना वोट बैंक है, जो अति पिछड़ा और बाकी लोग हैं, साथ में जीतन राम मांझी हैं। चिराग पासवान को लेकर भी एक मामला फंस रहा है। भाजपा चाहती है कि जो जदयू को जो सीटें दी जाए उसमें वे उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को एडजस्ट करें, लेकिन नीतीश कुमार ने 2020 का जो चुनाव लड़ा था, और वो मानते हैं कि चिराग पासवान जो अकेले चुनाव लड़ गए थे, कहीं ना कहीं उन्होंने उनके राजनीतिक जो उनकी जो संभावनाएं थी उसको बहुत ठेस पहुंचाई थी, और 43 सीटों पर जेडीयू आ गया था। तो वे नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान को बीजेपी एडजस्ट करे, और चिराग पासवान के जो बोल में थोड़ा बहुत फर्क देखते हैं वो उन्हीं सब चीजों का है। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी एडजस्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कहाँ चलेगा? और जहां तक आप बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेजस्वी का जो एक जनाधार बढ़ा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, और वे एक संभावना के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से अपने पिता की लेगेसी को टेक ओवर कर लिया है, उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी वही स्थिति है। कांग्रेस अभी तक एक तरह से बीजेपी में आरजेडी के द्वारा अडॉप्टेड थी, मतलब ये कहा जाता था कि लालू ही कांग्रेस को भी चलाते हैं। अब कांग्रेस में थोड़ी बहुत पर आप देखें बदलाव देखने को मिल रहा है। बिहार में और झारखंड में दोनों जगह नए प्रभारी आए हैं, और आते के साथ उन्होंने जिस तरह से आक्रामक रणनीति शुरू की है, तो अब लगता है कि अब कांग्रेस की राजनीति में भी एक नई जान आई है बिहार के मामले में। और उसके साथ वाम दल है, तो इनका अपना जनाधार बिहार में है। तो अगर चुनाव की क्या संभावनाएं बनेंगी, काफी समय है, लेकिन अगर नीतीश को थोड़ा बहुत भी लगेगा कि उनकी वजह से या तो उनको राजनीतिक हाशिए पर डालने की कोशिश हो रही है, या फिर भाजपा उनको गच्चा देगी महाराष्ट्र की तर्ज पर, तो वे थोड़ा भी समय नहीं लगाएंगे। लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय है और हम लोगों को चीजों को थोड़ा और देखना होगा। जी, अभी इसमें समय है, थोड़ा हमें देखना होगा और उसी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले ओमकारेश्वर जी आपके पास आऊं, एक और मेरा सवाल कि क्या आपको लगता है कि जो पीके को एक तरह से भेजा गया था, वो काम वो कर नहीं पाए, या लगा कि बिहार में वो हो नहीं पा रहा तो अब उनको तमिलनाडु भेज दिया गया है? पीके तो फ्लॉप शो साबित हो गए बिहार में। देखिए, चुनाव लड़ना, राजनीति करना एक अलग बात है। पीके रणनीतिकार रहे हैं, और चुनाव सिर्फ किसी एक रणनीति या एक फैक्टर पर नहीं जीता जाता, ये हम सब जानते हैं। तो
किसी की जीत का श्रेय खुद लेकर पीके जो हीरो बन रहे थे, तो उनकी राजनीति को तो बीपीएससी के आंदोलन में हम लोगों ने देख लिया। और पीके कोई बहुत बड़ा फर्क पैदा नहीं कर पाएंगे, उनको भी समझ में आ गया। और उनकी राजनीति में भी पार्टी के गठन में फंडिंग को लेकर जो तमाम झोल थे, वो जेडीयू ने ही उसको उजागर भी कर दिया कि जेडीयू को पता था कि बीजेपी के ही पाले हुए लोग हैं। पिछली बार चिराग हनुमान बने थे, इस बार प्रशांत किशोर को हनुमान बनाने की तैयारी थी, तो हनुमान जी की पूंछ में पहले ही आग लगा दी गई है और तमिलनाडु उनको भेज दिया गया है। तो चीजें सामने है। आप जी, बिल्कुल। तो हनुमान जी की पूँछ में पहले ही आग लगा दी गई है और उनको भेज दिया गया है। ओंकारेश्वर जी, आप कैसे देख रहे हैं बिहार की फिलहाल की सियासत को? छोटे-छोटे दल भी हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान को मैं छोटा नहीं कहूँगी, उनके पिता की एक लेगेसी रही है और वो जिस तरह की सियासत करते हैं, अभी उनके 5 सांसद भी हैं उनकी पार्टी के। हालाँकि उनकी पार्टी को भी खत्म करने की पूरी कोशिश की गई थी। उनके चचा से काम निकल गया, तो अब चिराग पासवान को लेकर आगे बीजेपी की रणनीति रही है और ये तमाम पार्टियां समझ रही हैं। भले ही ईडी, सीबीआई, आईटी से उनको डराया जा रहा हो, उनकी फाइलें ये कहा जा रहा हो कि दबाई हुई हैं, उनकी फाइलें और कभी भी निकल सकती हैं, इसीलिए वो बहालत मजबूरी ही सही बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और निशांत के चेहरे को बनाकर जेडीयू भी अपने आप को असर्ट करती हुई नजर आ रही है, क्या आपको लग रहा है कि वो महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी बिहार में कर पाएगी? और उससे पहले ही लोगों को ये पता चल गया है कि उसके साथ जो पार्टियां आई हैं उनका क्या हश्र हुआ है। तो ऐसे में महागठबंधन की स्थिति क्या देख रहे हैं आप? तेजस्वी की स्थिति क्या देख रहे हैं? और दूसरी तरफ एनडीए को कहां देख रहे हैं आप? मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव में बिहार जो है वास्तव में बहुत ही कठिन मोड़ पर खड़ा है और ये सभी दलों के लिए एक तरफ से चुनौती बनी हुई है। इस बार का चुनाव आरजेडी को वापस सत्ता में आना है। वो लगभग सभी दलों से पहले नंबर पे संख्या के हिसाब से वही है, लेकिन उसको अपोजिशन में रहना पड़ा है। बीजेपी नंबर 2 पार्टी है, लेकिन वो जो है वो नंबर 3 की तरह है और जेडीयू सबसे कम सीटें लेके भी वो सत्ता में लगातार बनी हुई है। नीतीश कुमार को माना जा रहा था कि अब वो धीरे धीरे उम्र हो गई है और वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं या उनको इग्नोर किया जा रहा था। उनको धीरे धीरे ऐसा खासतौर से इंडिया के एनडीए के घटक दलों को लगा, बीजेपी को लगा कि अब नीतीश जी ज्यादा दिन नहीं चलेंगे और उसके बाद हम हमारी सरकार आ जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नीतीश जी एक तो रहस्यमय तरीके से चुप हैं, काफी दिनों से चुप हैं। वो दिल्ली आ रहे हैं, बीजेपी के नेताओं से नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, बिहार में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और कभी मुस्कुरा भी देते हैं और कभी पांव भी छू लेते हैं। कुछ अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार हो रहा है उनका। इस बीच में निशांत का सामने आना कोई एकदम से ऐसा नहीं है कि वो अचानक आ गया हो। जाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई बात है, कोई तथ्य है। पिता पुत्र के बीच में कुछ बात हुई होगी, कुछ एश्योरेंस दिए गए होंगे, कुछ उसको कहा समझाया गया होगा। वरना अचानक निशांत जो 20 साल से राजनीति में नहीं है, बिल्कुल इस सब से दूर रहने वाला व्यक्ति, इंजीनियरिंग किया हुआ है तो समझदार तो है ही है, वो अचानक उठ के आते हैं और कहते हैं कि मोदी अंकल आप गारंटी दीजिए कि अगले चुनाव में भी मेरे पापा ही मुख्यमंत्री होंगे। ये एक बहुत बड़ा संकेत है और इसको दूसरे दलों ने भी किस तरह से लिया ये देखने वाली बात है। तेजस्वी ने कहा कि वो भाई समान है और हम तो स्वागत करेंगे उनका। आरजेडी ने बहुत टैक्टिकली और बहुत डिप्लोमेटिकली अपने दरवाजे खोल रखे हैं। उसको मालूम है कि उधर से जो फॉल आउट होगा और नीतीश जी इधर उधर होंगे तो हम तैयार रहें उसको लेने के लिए। भोजपुरी में कहा जाता है लोकने के लिए, तो लोकने के लिए तैयार है, मतलब गोद में लेने के लिए तुरंत, कि वो उधर से निकले और हम उनको ले लें। जो प्रशांत किशोर को खड़ा किया जा रहा है उसके पीछे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की वही टैक्टिस है जो कई अन्य राज्यों में अपनाई गई कि एक छोटी पार्टी को खड़ी करो, उससे जो वोटों का परसेंटेज कुछ कटेगा उससे हमें फायदा हो जाएगा। ये हरियाणा में अभी हाल के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ बीजेपी ने ये खेल खेला है। छोटे दल, उसमें बीएसपी भी शामिल होती है, उसमें कई बार समाजवादी पार्टी का इस्तेमाल भी होता है, एआईएमआईएम का इस्तेमाल तो हो ही रहा है हर जगह। ये सभी छोटे दल मिलके 2 से 3% तक वोट काट ले जाते हैं।
इसलिए ये नहीं देखना चाहिए कि प्रशांत किशोर को अपनी सीटें कितनी मिली। पिछले बाई इलेक्शन में भी 4 जो सीटों पे चुनाव हुए उसमें चारों के चारों वो हार गए। लेकिन चारों में जो उनको वोट मिला है उसको गौर से देखिए कि किसमें कितना मिला। आज के दौर में जब आदमी 500, 800, 1000, 200 वोट तक से हार जा रहा है और 2000, 4000 कोई पार्टी काट ले, तो वो किसके वोट काटेगी ये तो देखिए ना। ये वो सेकुलर वोट काटेंगे ना। प्रशांत किशोर जो भी काटेंगे, एमआईएम जो काटेगा, एआईएमआईएम जो ओवैसी का है, वो मुस्लिम वोट काटेगा निश्चित रूप से। मुस्लिम वोटों में बंटवारे का नतीजा हमने दिल्ली के चुनाव में भी देख लिया कि ऐसी सीटें जो बिल्कुल गढ़ थी, जहां मुस्लिम नेता को ही जीतना था, वहां बीजेपी जीत गई क्योंकि बंटवारा हो गया वोटों में। उसी तरह से यहाँ पे वोटों का बंटवारा किस तरह हो, बीजेपी इस चाल में लगी हुई है, अन्य चालों के अलावा अन्य जो उनके जो तौर तरीके होते हैं। मैं सहमत हूं इनसे जो कह रहे थे कि बिहार में बीजेपी के पास फेस नहीं है और फेस वो बना भी नहीं पा रही है। उसने बड़ी कोशिशें की, कई लोगों को उन्होंने केंद्र में मंत्री बनाया, डिप्टी सीएम बनाया कई बार, लेकिन वो कोई चेहरा उभर के नहीं आ पा रहा है। अभी जो सम्राट चौधरी हैं, वो भी कई दलों से होके आए हुए हैं, वो बीजेपी का चेहरा नहीं बन पा रहे हैं। अभी तो वो अपना चेहरा भी नहीं बन पा रहे। कोशिश जरूर है उनकी कि वो एक फेस बनाया जाए और इसी वजह से नुकसान होगा। आप ये भी देखिएगा कि बिहार में जिस तरह से जो बिहार के जीन्स में जो लोगों की सोच में एक सेकुलरिज्म है, उसके कारण 2010 में एक बार 90-91 सीट के आसपास बीजेपी को आ पाई थी। वो उस आंकड़े को भी लगातार जो है वो बीजेपी टच नहीं कर पाई है, उससे नीचे रही है। 75, 78, 74 उससे नीचे चली जाती रही है। तो ये रीजन क्या है? और वो भी तब जब बीजेपी ने बहुत कोशिशें की हैं। आप याद कीजिए कि पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, 60,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1,20,000 करोड़ दे दूं। इसका कोई असर नहीं पड़ा बिहार में। ये अलग बात है कि वो 1,20,000 करोड़ भी जुमला साबित हुए, वो नहीं आया। और आज भी बिहार पैकेज मांगता है, आज भी बिहार स्पेशल इकोनॉमिक सपोर्ट की बात करता है, मांगता है, और वो मिलता नहीं है। बावजूद इसके कि एनडीए की दिल्ली सरकार इस समय नीतीश कुमार की और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी हुई है, बिहार को जितना उसका ड्यू मिलना चाहिए था आज भी नहीं मिल रहा है। बिहार ने कितने रेल मंत्री दिए, कितने सिविल एविएशन मिनिस्टर दिए, लेकिन सिविल एविएशन पटना जाना हो दिल्ली से तो आज भी कितना महंगा है, सबसे ज्यादा। तो ये जो सिचुएशन है, जो उसका लाभ नहीं मिल रहा है और जो लाभ देने दिलाने की कोशिश होती है वो कॉस्मेटिक तरीके से, मतलब दिखावटी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमने ये दे दिया, चलो कुछ पुल बन जाएंगे, कुछ ये हो जाएगा, ये नहीं। इंडस्ट्रीज क्या आई बिहार में? बिहार में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, देने के लिए क्या कुछ दिया गया? ये नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन है, मुझे लगता है, अच्छा एक तीसरा फैक्टर है। आप धीरे धीरे देखिएगा कि लेफ्ट पार्टीज जो कुछ अन्य राज्यों में उनका जनाधार खत्म हुआ, कम हुआ, वो बिहार के माध्यम से उभर रही हैं। पिछले चुनाव में 12 सीटें करीब करीब ले आई लेफ्ट पार्टीज ने मिलकर। कम से कम 2 पार्लियामेंट्री सीटों पे उन्होंने 2 स्टालवार्ट्स को हरा दिया। एक तो आरा से ही आरके सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री, जो माना जाता है, जो लोग कहते हैं, आम आदमी भी कहता है कि आरके सिंह ने काम बहुत किया है, लेकिन हार गए। काराकाट में कुशवाहा, जो उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रहे, और पवन सिंह जैसे भोजपुरी के स्टार माने जाने वाले गायक, इन दोनों को हरा के वहां पर लेफ्ट पार्टी जीत गई। तो ये जो साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रहा है, अंदर अंदर जो चीजें चल रही हैं, वो इशारा करती हैं कि आने वाले दिनों में चीजें इतनी आसान नहीं है जितना बीजेपी मान के चलती है कि वो एकदम से। हाँ, ये खतरा जरूर है कि जेडीयू के एमपीज को तोड़ लिया जाए केंद्र की सरकार बचाने के लिए, लेकिन इसके बाद क्या असर होगा? आज भी नीतीश कुमार के हाथ में ही कमान है। वहां पे भी उनकी पार्टी के भीतर भी लोगों को प्लांट जरूर किया जा रहा है ताकि वो कल के बीजेपी के काम आ सके।
लेकिन इतनी आसानी से चीजें होने वाली नहीं है। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये चुनाव जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है काफी चैलेंजिंग होगा बीजेपी के लिए भी, जेडीयू के अपने एग्जिस्टेंस के लिए भी, और आरजेडी को कि वो क्या करती है। हालांकि अभी आरजेडी सबसे सॉलिड स्थिति में है, मजबूत स्थिति में, क्योंकि उसके यहाँ कोई भगदड़ नहीं है, उसके यहाँ कोई वो नहीं है, तोड़फोड़ नहीं हो रही है। जो भी समस्याएं हैं वो इधर एनडीए कैंप में ही है। एनडीए कैंप अपने आप को कैसे दुरुस्त करता है, कैसे आगे लेके चलता है। हाँ, इंडिया अलायंस में समस्या तब हो सकती है जब अगर कांग्रेस ये तय करे कि वो अकेले लड़ेगी। कांग्रेस की भी सीटें हैं, कांग्रेस को भी अपना वोट परसेंट बढ़ाना है, अपना जनाधार बढ़ाना है, और वो बिहार यूपी जैसे राज्यों के माध्यम से नहीं बढ़ेगी तो वो केंद्र में कब बढ़ पाएगी। ये जरूर फैक्टर है कि अगर ये अलग अलग होके लड़े तो फिर सिनेरियो हो सकता है कि कुछ सीटों पे असर पड़ जाए, कुछ इधर बीजेपी को उसका, एनडीए को उसका लाभ मिल जाए, और इंडिया अलायंस को उसका नुकसान हो जाए। तो मुझे लगता है कि एक और खास बात अभी हाल के दौर में देखिए, एनडीए किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगा। एनडीए फिर वही बात करेगा विकास की। विकास के जो हम लोगों ने सबूत हैं वो पिछले मौसम में हमने देख लिए। बरसात के मौसम में कितने पुल बिहार में ढह गए, कितने बह गए, कितना कुछ हुआ, सबने देख लिया कि क्या विकास हुआ है। तो अब बिहार में जो नया मुद्दा उठ रहा है वो है युवाओं का मुद्दा। वो है बीपीएससी के जरिए जो लाखों युवा वहां पर नाराज हैं, उनके उनके एग्जामिनेशंस को लेके, उनके भविष्य को लेके। बिहार में यूथ अपराइजिंग जब भी हुई है उसने रूलिंग पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। आज रूलिंग पार्टी एनडीए है, जेडीयू और बीजेपी, और जाहिर है उन दोनों से बिहार का युवा खुश नहीं है। प्रशांत किशोर इसीलिए भागे भागे दौड़े गए उस यूथ आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए ताकि उनको इसका कुछ श्रेय मिल सके, लेकिन लोगों को पता है कि उनके साथ कौन खड़ा है। वहां उसमें पप्पू यादव भी खड़े हुए, लेफ्ट पार्टीज भी खड़ी हुई, दूसरे अन्य दलों के नेता भी उनके साथ खड़े हुए। तो ये यूथ पर निर्भर करेगा कि उनका रुझान किस तरफ होता है, उनका झुकाव किस तरफ होता है। और अगर कांग्रेस ने अपने अच्छे पत्ते खेले, अगर अच्छे लोगों को, जो उनकी पार्टी में अनेक मजबूत लोग हैं जैसे कन्हैया कुमार हैं, चाहे वो पप्पू यादव लड़ते हुए तो नजर आते हैं ना, जमीन पे ग्राउंड पे लड़ने वाले कितने नेता मौजूद हैं, कितने नेता दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों को उन्होंने सामने किया तो हो सकता है कि थोड़ा सा सिनेरियो बदलेगा। जी बुशरा। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है सिनेरियो बदलेगा, महागठबंधन की स्थिति मजबूत है। आनंद जी, कांग्रेस को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करते हैं तो महागठबंधन में कमजोर कड़ी साबित हुई थी कांग्रेस, और कांग्रेस को लगातार जिस तरह से अभी चाहे महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा में उसे बहुत बड़ा झटका लगा, दिल्ली में उसका जो प्रदर्शन रहा उससे एक सबक सीखा, और जिस तरह से आप पहले कह रहे थे कि एक बदलाव उसने किया है, झारखंड में नया प्रभारी भेजना या फिर बिहार में नया प्रभारी भेजना, युवा चेहरे को भेजना बिहार में। अगर राहुल गांधी बिल्कुल अपनी पूरी ताकत झोंक कर, क्योंकि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं वो अगर सबसे ज्यादा कहीं पर महत्व रखते हैं तो वो बिहार की धरती है। इसीलिए आप ये देखिए कि जो जातिगत सर्वे कराया गया वो ऐसा कराने वाला पहला स्टेट बिहार बना था, और अब लगातार इसकी बात, इसका चेहरा जो है वो राहुल गांधी बन रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, युवा चेहरे एक साथ मिलकर चुनावी कैंपेन अगर करते हुए नजर आते हैं, वोट जिस तरह से टिकट बंटवारे में जो गलतियां हुई लोकसभा के चुनाव में, खासतौर पर आरजेडी की तरफ से, उन सबका अगर सुधार किया जाता है तो क्या आपको लगता है कि पिछली बार से कहीं कहीं बेहतर प्रदर्शन जो है वो होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी बड़े पैमाने पर है, नीतीश से उब गए हैं लोग, ये भी पता चलता है। जी मिश्रा जी, एक तो हमें देखना होगा कि बिहार जमीन किसकी थी। जमीन तो कांग्रेस की ही रही थी। कांग्रेस विरोध की राजनीति करके ही नीतीश कुमार और लालू यादव यहाँ तक पहुंचे हैं। आज ये अलग बात है कि लालू और कांग्रेस एक खेमे में नजर आ रहे हैं। तो जमीन तो कांग्रेस की थी बिहार में। जो भी आप एक समय देखिए, जब बिहार बना था और श्री कृष्ण सिंह वहां मुख्यमंत्री थे, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरुआत में आजादी के बाद कहाँ हुआ? सबसे ज्यादा बिहार में हुआ। आज जो झारखंड है तब बिहार का हिस्सा था, तो आप बोकारो स्टील देख लीजिए, एचईसी देख लीजिए, मोकामा देख लीजिए, बरौनी देख लीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं शुरुआत हुई थी तो बिहार में हुई थी। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस अपनी जमीन खोती चली गई।
और क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ और क्षेत्रीय नेताओं का उभार हुआ, जिन्होंने कांग्रेस की खाली जमीन पर अपने बुनियाद अपनी मजबूत कर ली। आज स्थिति ये थी, पिछले कुछ समय से हम देख रहे थे कि कांग्रेस एक तरह से आरजेडी पर आश्रित हो गई थी, और इसके कई कारण थे, क्योंकि बिना जनाधार वाले नेताओं को आगे बढ़ाए रखा गया। एक जो गणेश परिक्रमा करने की जो मुहावरा है कि जो नेता दिल्ली में घूमते हैं उनको पद मिल जाते हैं, इस तरह से अभी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देख लीजिए, अखिलेश जी जो है, नाम जाति से तो भूमिहार है, लेकिन कितने भूमिहार उनके साथ हैं। तो इस तरह की राजनीति से कांग्रेस को भी लगने लगा है कि बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं होने वाला। और जैसा उमाशंकर जी बता रहे थे, बिहार का मिजाज सेक्युलर है। वहां वहां के लोगों को आप बहुत जल्दी आप किसी एक ढर्रे पर नहीं ला सकते, क्योंकि वो एक ऐसी धरती रही है जो ज्ञान की धरती है और सेक्युलर धरती रही है। तो कांग्रेस के पास अभी भी मौका है, लेकिन जैसा वो कह रहे हैं कि अगर वो ईगो क्लैश नहीं हो और कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़े तो संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस बार। और इस बार मैं बयान भी पढ़ रहा था वहां के प्रभारी का, कि उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्यालय में बैठने वालों को टिकट नहीं मिलेगा, जो जनता के बीच रहते हैं, जो जनता का काम करते हैं, उनको टिकट मिलेगा। लेकिन बिहार में दोनों तरफ, एनडीए और इंडिया अलायंस, दोनों तरफ नेताओं को देखें तो नेताओं की एक बड़ी तादाद ऐसी है जो अपने बेटों को, बहुओं को, भतीजों को, इनको एडजस्ट करने के चक्कर में राजनीतिक कॉम्प्रोमाइजेस करती रहती है, और इस चक्कर में वो लोग इधर से उधर पाला बदलते रहते हैं। ये भी एक बड़ा संकट है बिहार की राजनीति में, कि जो भी नेता 70 के आसपास हो गए, 75 के आसपास हो गए, उनमें अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को स्टैब्लिश करने की एक ललक है। निशांत कुमार को आप देख रहे हैं, निशांत कुमार नीतीश कुमार की चॉइस होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह का मिजाज नीतीश कुमार का है, उनकी पर्सनल चॉइस नहीं है, लेकिन उनके पार्टी के नेताओं का दबाव है। खास करके उन नेताओं का जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार न रहे तो कम से कम पार्टी एकजुट रहे। तो निशांत को, क्योंकि 50 साल के आसपास होने चल नहीं था निशांत, तेजस्वी अभी 36 के, निशांत तो उनसे 15 साल के आसपास, 14-15 साल बड़े हैं। तो अभी उनको राजनीति में लाने की जो कोशिश हो रही है, इस उम्र में तो नेता एक तरह से पक चुके होते हैं, 3-4 चुनाव लड़ चुके होते हैं 49 साल की उम्र होती। तो अब निशांत कुमार को भी ये बुलवाया जा रहा है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये भी देखना होगा कि क्या जेडीयू का कोई ट्रांजिशन फेज है, क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार की भूमिका कुछ और होगी और निशांत कुमार टेक ओवर करेंगे, क्या जेडीयू में जो बीजेपी का जो समर्थित धड़ा है, जो अभी बता रहे थे उमाशंकर जी, की वहां नेताओं को प्लांट किया जा रहा है, तो क्या एक स्प्लिट देखने को मिलेगा चुनाव के पहले या चुनाव के बाद। इन सब बातों को लेकर जेडीयू के जो नीतीश कुमार के वफादार हैं, वो चाहते हैं कि एक चेहरा ऐसा स्टैब्लिश कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। और उन सवालों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, तुम नहीं जानते हैं, लेकिन एक तरह से 75 साल के हो चुके नीतीश कुमार, तो निशांत कुमार को सामने लाकर भी एक मैसेज दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं बिहार में। कांग्रेस पर ये निर्भर करता है कि कांग्रेस, आप झारखंड में भी रहते हैं, सवाल मेरा ये कि क्या झारखंड में जो जीत मिली है वो भी तमाम इस तरह की परिस्थितियों में, जहां लग रहा था जेल भेजा गया वहां के सबसे बड़े चेहरे को, उसके बाद बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर लगा दी, कई महीने वहां के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो वहां पर रहे, हर तरह का सांप्रदायिक बयान वहां पर दिया गया, प्रधानमंत्री ने रोड शो किए, पूरी ताकत लगा दी, उसके बाद भी झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। क्या उसका असर, क्योंकि वहीं से लगा हुआ राज्य है, बिहार में भी देखने के लिए मिल सकता है? उसका असर दिखेगा, क्योंकि बिहार का एक पूरा सीमा का एक पूरी पट्टी जो है वो बिहार से मतलब गया से शुरू करेंगे तो आप और साहेबगंज तक वो पूरा एक इलाका जो है बिहार के बॉर्डर से लगता है। लेकिन जातीय समीकरण बिहार जैसा नहीं है झारखंड में। झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम ये दोनों अगर मिला दे तो करीब 26-26.5% आदिवासी हैं और 15% के आसपास मुस्लिम है। ये अपने आप में ही 40-41% का जो वोट बैंक है, ये अगर एक तरफ चला जाता है तो सरकार बन जाती है। और आदिवासियों को लुभाने के लिए तमाम जो कोशिश की गई, जो डेमोग्राफी में चेंज का मुद्दा उठाया गया, बांग्लादेशी घुसपैठ की बात की गई, लेकिन लोगों ने नकार दिया, क्योंकि लोग देख रहे थे बीजेपी का जो वहां फूट डालो वाला रवैया था। और खास करके यहाँ जो सरकार चल रही थी हेमंत सोरेन की, उनके साथ भी जो हो रहा था उनके सत्ता संभालने के बाद से, ईडी की लगातार पूछताछ, अलग अलग मामलों में समन्स किए जा रहे थे, बुलाया जा रहा था, और आखिरकार ऐसे मामले में जेल भेज दिया गया जिसका कोई पुख्ता आधार ही नहीं था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल भेजा गया हेमंत सोरेन को, और मनी ट्रेल ही नहीं था उस मामले में।
वो जमीन जिस मामले में कहा गया कि ये जमीन हेमंत सोरेन ने हथिया ली है या जबरन रख ली है, तो वो जमीन अब तक जमीन मालिक के नाम पर है, वो जमीन ट्रांसफर नहीं हुई है, उसमें कोई मनी ट्रेल नहीं है। कोर्ट ने जमानत देते हुए बाकायदा इस बात को डिनोट किया कि इस पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का कोई आधार ही नहीं था, और ये मैसेज चला गया जी लोगों में। लेकिन बिहार में जो जटिल जो सोशल फैब्रिक है, जो जातीय संरचना है, वो झारखंड में उस तरह की नहीं है। यहाँ जो भी जातीय गणित है वो एक तो बाहरी भीतरी का है, जो बिहार के लोग यहाँ बच गए हैं, रह गए हैं, वहां थोड़ा जातीय समीकरण देखने को मिलता है। नहीं तो आदिवासी, मूलवासी और मुस्लिम, ये तीन जो मुख्य जो फैक्टर है, इस बार हेमंत सोरेन के साथ थे। उन्होंने भाजपा का राज देखा यहाँ लंबे समय तक, तो उनको समझ में आ गया कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है और उनका भला किस तरह की राजनीति में हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि जो हम गया चतरा से देखते हैं और साहेबगंज तक का जो पूरा सीमा का इलाका है, वहां इसका असर जरूर दिखाई देगा, क्योंकि जो नेता भी जीत कर आए हैं, जैसे आप गोड्डा से बात करें तो संजय यादव जीत कर आए हैं, रहने वाले बिहार के हैं, लेकिन यहाँ जीते, यहाँ मंत्री बने। तो इन सब चीजों का असर भी बिहार की राजनीति पर जरूर पड़ेगा, और यहाँ के लोग भी जो बिहार से जुड़े हुए हैं, जिनकी जड़ें बिहार में है, जिनकी जमीनें बिहार में है, जिनका परिवार बिहार में है, इन सब चीजों से फीडबैक तो मिलता ही है, तो इसका असर तो पड़ेगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। जी क्या ओमकारेश्वर जी, नीतीश कुमार उनकी पार्टी के लोग या ये देख नहीं रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या कुछ चल रहा है? सामना की अगर खबर की को अगर हम ये मान लें कि वो खबर सही है कि अमित शाह से मुलाकात की एकनाथ शिंदे ने, और एकनाथ शिंदे से फिर ये कहा गया कि अपनी पार्टी का विलय कर लो हमारी पार्टी के अंदर, यानी कि जो हिंदुत्व वोट है उसको किसी भी कीमत पर बीजेपी नहीं चाहती है वो बटे। पहले उसने शिवसेना के 2 फाड़ किए, उसके बाद इस्तेमाल किया एकनाथ शिंदे का अब इस्तेमाल हो गया। अब यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के तहत उनको एक तरह से हर तरीके से नीचे दिखाया जा रहा है। एक तरह की पूरी एक पॉलिटिकल वॉर, कोल्ड वॉर जो है फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में चल रही है, और अब बीजेपी पूरी तरीके से उनसे किनारा करना चाहती है। उनको ऑफर दिया गया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लें हमारे अंदर, ताकि किसी तरह का जो हिंदुत्व वोट है वो किसी तरह से ना बटे। क्या इसी तरह की तमाम चीजें वो बिहार में नहीं करेगी? ये कोई नई बात थोड़ी है बीजेपी के लिए। वो जहां भी जिस किसी को भी गठबंधन में उन्होंने शामिल किया, उनके वोट बैंक को वो खा गए। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है, कई राज्यों में उदाहरण है। आप नॉर्थ ईस्ट से शुरू कीजिए, असम गण परिषद के साथ उन्होंने तालमेल किया, आज असम गण परिषद कहाँ है? खत्म हो गई। पंजाब में चले जाइए, अकाली दल के साथ तालमेल किया, अकाली दल खत्म हो गया। बीजू जनता दल हाल में जो है बीजेडी उड़ीसा में, वो खत्म हो गई। तो इन्होंने जिन जिन दलों के साथ, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ किया था, पीडीपी खत्म हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी तरह जिंदा रह पाई, क्योंकि वो अलग हो गई थी इनसे समय रहते। तो जिन दलों को इन्होंने अपने साथ लिया, इसलिए नहीं साथ लिया कि वो उनको मजबूत करें, बल्कि उनके वोट बैंक में इनकी पहली टैक्टिस तो ये रही है कि जो अछूत पार्टी एक समय ये कही जाती थी सांप्रदायिक होने की वजह से, वो अछूत होने की बात खत्म हो जाए। तो ऐसा अनेक दलों के साथ गठबंधन करके इन्होंने फर्स्ट फेज में दूर किया। सेकंड फेज में इनका यही रहा है कि भाई 2 पार्टी सिस्टम हो, छोटे दलों को खत्म किया जाए। हालांकि बाद में फिर इन्होंने, उनको लगा कि 2 पार्टी सिस्टम में भी सेकंड पार्टी मजबूत हो सकती है, तो इन्होंने छोटे दलों को खड़ा करना शुरू किया। जैसे कि आम आदमी पार्टी को खड़ा किया, जैसे कि एआईएमआईएम को सपोर्ट कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सब तात्कालिक है। या एकनाथ शिंदे की, जिसकी आपने चर्चा की, एकनाथ शिंदे को इसलिए नहीं खड़ा किया कि वो उनके राइवल बन जाए, उनको खड़ा किया कि पहले सेना और उसके बाद हमारे साथ वापस आ जाएं, और यही कंडीशन वो आज रखा जा रहा है। ये तो नीतीश कुमार को समझना है। नीतीश कुमार ये समझने की स्थिति में है या नहीं है, उनकी पार्टी के लोग जरूर होंगे, और इसीलिए पार्टी के लोगों को ये समझ में आया है। तभी निशांत को, क्योंकि देखिए निशांत यंग चेहरा है, लेकिन वो उनका उत्तराधिकारी हो सकता है। क्या है, किसी भी पार्टी में एक नहीं अनेक दावेदार होते हैं उत्तराधिकारी पद के लिए। तो जैसे ही आप किसी एक नेता को सामने करेंगे, 4 नेता उनके खिलाफ हो जाते हैं, और वो फिर पार्टी में टूट फूट शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप अपने उत्तराधिकारी को सामने रखते हैं, और खासतौर से अपने परिवार के, तो उसमें फिर उनको लगता है कि निशांत का मतलब नीतीश कुमार, तो एक तरह से नीतीश कुमार ही उस जगह पर बैठे हैं, उसको सामने लाया जा रहा है, उसके हाथ में कमान है। यही हर जगह की भारतीय राजनीति की परंपरा है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अच्छी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यही है।
लोकतंत्र किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, अब जो पार्टी लोकतंत्र की बात करती है वो भी तो अपने आप चुन लेती है। वो ये पार्लियामेंट में जरूर कहें कि भाई नेहरू को बनाया गया होता, नेहरू की जगह पटेल को बनाया गया होता तो प्रधानमंत्री अच्छा था। भाई उस समय महात्मा गांधी को जिसको लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष किसको बनाया जाए उन्होंने बनाया, या प्रधानमंत्री। चुनाव के पहले तो पटेल जा चुके थे, पटेल गुजर चुके थे, तो इसलिए चुनाव लड़ने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन वो पार्टी ये नहीं पूछती कि आज आपने किस मर्जी से अध्यक्ष बनाया है। आपको जब चुनने की बारी आई तो कौन से लोकतांत्रिक तरीके से आपकी पार्टी के अध्यक्ष को चुना गया। आपने जिसको आया कि अमित शाह जी बनेंगे तो अमित शाह जी बन गए, जेपी नड्डा जी बनेंगे तो जेपी नड्डा जी बन गए। तो चाहे वो नॉन मतलब जो परिवारवादी पार्टियां हैं, फैसला इसी प्रकार होता है कि हम किसको बनाएं अध्यक्ष पद पर, हम किसको बनाएं प्रधानमंत्री पद पे, ये उसी तरीके का है। इस समय बिहार क्रिटिकल सिचुएशन में है। नीतीश कुमार को हटाना आसान नहीं है, लेकिन ये हटाने की पूरी मंशा बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं किसी तरह इनके वोट बैंक में घुस जाएं, इनके नेताओं को तोड़ लें, इनको किसी तरह से कमजोर कर दें, और कमजोर किया ही। पिछले चुनावों में अगर कमजोर नहीं किया होता तो इतनी कम सीटें नीतीश कुमार को नहीं आनी चाहिए थी, उनसे बेटर आना चाहिए था। तो उनका जितना भी वोट बैंक है वो बीजेपी ने अपने तरफ लेने की कोशिश की। अब वो वक्त आ गया है कि अब वो पूरी पार्टी को चाहते हैं कि या तो पार्टी हमारे में मर्ज हो जाए या टुकड़े टुकड़े हो जाए, ताकि हम उसमें उस नंबर 1 की पोजीशन में आके और अपनी सरकार बना सके। इसीलिए ये इस बार जो है, मैंने बार बार कहा कि इस बार बहुत ही चैलेंजिंग जी है और बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बिहार का ये चुनाव होने जा रहा है। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर दिख भी रहा है, और इस बार से ज़्यादा पहले कभी शायद बिहार की इतनी ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं रही होगी। एक तो ये कि लगातार जो जीत के रथ पर सवार है, उसको लगता है कि वो इस तरह से, चाहे वो किस भी तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर, अब चुनाव आयोग भी अपनी गलतियाँ मान रहा है, उस पर किसी और रोज़ हम ढंग से बात करेंगे। लेकिन जो भी जिस तरह से साठ-गांठ करके साम-दाम दंड-भेद से वो चुनाव जीत रही है, जो एक फ़ॉर्मूला उसके हाथ लग गया है, हर जगह जरूरी नहीं है कि ये करके वो जीत हासिल कर ले। और ऐसे में बिहार की सियासत तो बेहद एक जटिल है, बात जोड़ना चाहता जातिगत हूँ, है। एक बात जी जी एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जो सवाल आपने झारखंड से उठाया था। झारखंड में जी और बिहार के नेचर में कोई फर्क खास नहीं है। एक तरह से बिहार और झारखंड एक रहा ही है और एक रहा है। लेकिन फर्क क्या है कि झारखंड में झारखंड की सरकार काबिज थी, जेएमएम की सरकार। यहाँ इस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी हम्म, इसीलिए इनके कंधे पर सवार आई, जो जो बीजेपी कह चुकी थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, अब इनसे कोई बात नहीं होगी। उस नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने की वजह क्या थी? क्योंकि वो चाहते हैं कि सरकार की कमान अपने हाथ में रहे। और इस समय आप देखेंगे, चाहे डिप्टी सीएम के माध्यम से हो या अन्य लोगों के माध्यम से हो, बिहार के सरकार की कमान नीतीश कुमार के हाथ में कम, बीजेपी के हाथ में ज्यादा है। तो यहां जब चुनाव होंगे तो उस एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल का कितना फायदा बीजेपी उठा सकती है, इसका फर्क आपको जरूर दिखाई देगा, जो कि वहां जी ये झारखंड में बहुत पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, या मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बातों में से ये एक है। और यही वजह है कि झारखंड में सब कुछ करने के बाद भी वो नहीं कर पाई। लेकिन दिल्ली में इसलिए कर पाई क्योंकि दिल्ली में तो आपको पता ही है कि यूनियन टेरिटरी है, सारे काम यहाँ पर एलजी के थ्रू होते हैं, और यहाँ ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो केंद्र के ही अंडर होती हैं। तो ऐसे में वो नहीं कर पाई, एंटी इनकम्बेंसी भी यहाँ पर थी, और बहुत बड़ा खेल कि जिस तरह से हुआ वोटर्स को काटने का और बोगस वोटर्स को बढ़ाने का, वो सब इल्जाम भी आपने केजरीवाल की तरफ से देखे होंगे। लेकिन अगला चुनाव बिहार का है, और फिर उसके बाद अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं 5 राज्यों में, जिसमें से पश्चिम बंगाल बेहद महत्वपूर्ण है। अब बिहार का चुनाव में जीतना बीजेपी के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी इसलिए क्योंकि 2 बैसाखियों में से एक है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार, ये आपको भले ही लगता हो कि हम लोग बार बार इस तरह की बात करते हैं, लेकिन ये जरूर है, चुनाव से पहले चुनाव के बाद उनका पलटी मारना बिल्कुल तय है। वो जाएंगे ही जाएंगे, और यही वजह है कि उनकी एक लंबी खामोशी देखने के लिए भी मिल रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका, आनंद जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।